नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी ज़माने को। आज मैं वर्षा गर्ग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के महान साहित्यकार, कथाकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की लिखी एक कहानी, बोहनी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग-बाग हो उठा। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतज़ार मुझे बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलोरियाँ देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार ना करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि एक पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलोरियाँ निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सर दर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी बड़ा आदमी होता, और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरोते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरोते से काम लूँ यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना ज़्यादा कर दिया तो कट्ठा और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई। आंसू पुछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाएं। पान अंदर से आया तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निगलें, समझबूझकर जहर का घूंट गले के नीचे उतारें, और चारा ही क्या है? शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया, मगर घुटकर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी ज्यादतियों को प्रोटेस्ट क्यों करें? खामोश, बॉयकॉट से आप राजी नहीं होते, दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में नहीं। भवों की कमान, बरौनियों का नेज़ा
और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल असर नहीं करते। जब आप आंखें लाल किए, आस्तीनें समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ, तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने के लिए उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज तो बड़े विधिपूर्वक गिलोरियाँ बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी, जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं। और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने ज़रा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी खबर भी है? तंबोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोहनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन एक पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है। मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में कम ही होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार ज़रूर हूँ, लेकिन यह मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहूसत का दाग बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बोहनी ना कराए। लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझें, यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहूसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार सब्जी भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और न अभी पानों की ज़रूरत ही है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को 1 ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने अपनी तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसीं। मुझे छिपे रुस्तम, भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाल दी। यह दाग मिटाने की जैसे मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपये आए। अब रोज बोहनी करा दिया करो आप। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च कर सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। यह स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सकता था। इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोहनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम में लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि किसी की आहट मिली। आंख ऊपर उठाता हूँ तो तंबोलिन गिलोरियाँ लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी
बेमुरव्वती भी तो ना हो सकती थी कि दुत्कार दूं। बोला, तुमने नाहक तकलीफ़ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलोरिया रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कराऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोहनी नहीं की। क्या करता, गिलोरियाँ खाईं और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फिर फंदे की तरह गर्दन पर चिमटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न पड़ेगी। मगर तंबोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा न गया। 2-1 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी, फिर वही बाला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपये का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर ही छोड़ दूं। मैंने वहाँ से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठाकर वहाँ जा पहुँचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला पर फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तंबोलिन लपकी चली आ रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ़ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ न रहने दूंगी, जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है। 10 रुपये में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपये? आप 8 ही दीजिएगा, और घर अगर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही कैसे छोड़ सकता हूँ? पेशगी किराया दे चुका हूँ। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं। आपके लिए 10 रुपये कौन बड़ी बात है बाबूजी। यही समझ लीजिए, आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी।
मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरव्वत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है, कब तक रहूं कब तक न रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहो न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है तो मैं रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ, चली आऊँगी। 2 मील ही तो है। आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलोरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलोरियाँ ली, पैसे दिए और कुछ गश की सी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती कि उस मुसीबत से क्यों कर गला छुड़ाऊं। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नज़र नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरव्वती भी नहीं करना चाहता और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दें तो जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूँगा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं की लिखी एक कहानी बोहनी, मुझसे यानी वर्षा गर्ग से। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।